कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के लगभग 2-3 साल बाद की है, जब दोनों हुकूमतों को ये ख्याल आया कि जिस तरीके से बाकी कैदियों का तबादला किया जा रहा है उसी तरीके से पागलों का तबादला भी होना चाहिए। मतलब वो मुसलमान पागल जो हिंदुस्तान के पागल खानों में कैद हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में कैद हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। बात कितनी माकूल या गैर माकूल थी ये तो नहीं कह सकते, पर दोनों ओर बड़ी बड़ी बैठकें हुई और फिर एक दिन तय किया गया जिस दिन पागलों का तबादला होना था। अच्छे से जांच पड़ताल हुई। जिन मुसलमान पागलों के रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे उन सभी मुसलमानों को भेजने की तैयारी की गई। जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में ही थे उन्हें यहीं रोक लिया गया। पाकिस्तान से अधिकतर हिंदू और सिख पलायन कर ही चुके थे, तो वहां पर किसी भी पागल को रखने का सवाल ही नहीं था। वहां से सभी पागलों को हिंदुस्तान भेजने की तैयारी की गई। हिंदुस्तान का तो नहीं पता, पर जब ये खबर पाकिस्तान के लाहौर के पागल खाने में पहुंची तो अजीब से किस्से होने लगे। एक मुसलमान पागल जो लगभग वहां 12 वर्षों से कैद था और रोजाना जमींदार नाम का अखबार पढ़ता था, जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या है, तो मौलवी साहब ने बड़े सोच समझ कर जवाब दिया कि है कोई जगह हिंदुस्तान में जहां उस तरह बनते हैं। मौलवी साहब का जवाब सुनकर उनका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरीके से एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा कि सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है जबकि हमको वहां की बोली भी नहीं आती है। तो सरदार जी ने हंसकर जवाब दिया कि मुझे तो वहां की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आखड़ आखड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने तो नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का इतना जोर से नारा लगाया कि वो वहीं फिसलकर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे पर कातिल थे। उनको उनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ घूस देकर पागल खानों में बंद करा दिया था ताकि वो फांसी के फंदे से बच सके। उन्हें कुछ कुछ समझ में आता था कि शायद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है या पाकिस्तान क्या है, पर पूरी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। अखबारों से कोई जानकारी मिलती नहीं थी। जो पहरेदार थे वो अनपढ़ और जाहिल थे, उनसे बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, जो अपने आप को कायदे आजम कहता है और उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। पर पाकिस्तान कहाँ है, वो जगह कहाँ है, ये किसी को नहीं पता था। इसी वजह से कुछ पागल जो पूरी तरह से पागल नहीं थे इसी चक्कर में लगे रहते थे कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर पाकिस्तान में है तो वो कुछ समय पहले तक यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में इस तरह गिरफ्तार हुआ कि झाड़ू लगाते लगाते पेड़ पर चढ़ गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में 2 घंटे तक बोलता रहा। जब पहरेदारों ने उसे पेड़ से उतरने के लिए कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा कि मैं तो ना हिंदुस्तान में रहूंगा ना पाकिस्तान में, मैं तो इस पेड़ पर ही रहूंगा। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और बाकी पागलों से अलग था, वो शांति से एक बाग में घूमता रहता था। जब उसे इस बात की भनक लगी तो उसने अपने सारे कपड़े उतारकर पहरेदार को पकड़ा दिए और नंग धड़ंग बाग में घूमने लगा। और तो और इस बात का असर ऐसा हुआ कि एक मोटा मुसलमान जो मुस्लिम लीग का सदस्य भी था और दिन में लगभग 15 से 16 बार नहाया करता था, जब उसको इस बात की खबर लगी तो उसने अचानक से अपनी इस आदत को छोड़ दिया और अपने बैरक में जाकर यह ऐलान किया कि वो मोहम्मद अली जिन्ना है। उसको देखा देखी एक दूसरे सिख ने अपने आप को तारा सिंह बना लिया। उन दोनों में झगड़े की इतनी नौबत आ गई कि लगभग खून खराबा हो जाता, पर दोनों को खतरनाक पागल घोषित कर अलग अलग बैरकों में बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील भी था जो प्यार में पड़कर पागल हो गया था। जब उसे पता चला कि अमृतसर हिंदुस्तान में शामिल हो गया है तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इसी शहर की एक लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी जिस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, और उसकी दीवानगी में वो इस हालत में पहुंच गया। वो उन सभी मुस्लिम लीडरों को गाली दिया करता था जिन्होंने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी मोहब्बत को हिंदुस्तानी और उसे पाकिस्तानी बना दिया। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल भी थे। जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
वो छुप छुप कर गुफ्तगू करते थे कि अब इस पागल खाने में उनकी हैसियत क्या होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या हटा दिया जाएगा, उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें डबल रोटी मिलेगी या उन्हें वही जो उन्हें पसंद नहीं है हिंदुस्तानी रोटी से काम चलाना पड़ेगा। एक सिख था जिसको पागल खाने में भर्ती हुए लगभग 15 बरस हो गए थे। उसकी जुबान पर अजीबोगरीब अल्फाज रहते थे, जैसे ओपड़ी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी भेदियाना विमंग दी वाल ऑफ दी लालटेन। वो न दिन में सोता था न रात में। पहरेदारों का कहना था कि उन्होंने 15 बरस से उसे कभी सोता नहीं देखा, कभी लेटा नहीं देखा। हाँ, कभी कभार दीवार से टेक जरूर लगा लेता था। हर वक्त खड़े रहने की वजह से उसके पांव सूज गए थे, उसकी पिंडलियां भी फूल गई थी। इतने जिस्मानी कष्ट होने के बावजूद भी वो आराम नहीं करता था। पागल खाने में जब कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान और तबादले को लेकर बातें होती थी तो वो बड़े गौर से सुनता था, और जब कभी कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता था, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी भेदियाना विमंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में उसने ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह कहना शुरू किया, जहाँ का वो रहने वाला था। और उसने बाकी लोगों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता था। जो भी उसकी बात का जवाब देने की कोशिश करता था वो उसी उलझावे में गिरफ्तार हो जाता था कि पहले सियालकोटा हिंदुस्तान में था और अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कल लाहौर हिंदुस्तान में चला जाए, और क्या पता कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और कौन ये अपने दिल पर हाथ रख के कह सकता है कि एक दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सिरे से गायब नहीं हो जाएंगे। उस सिख पागल के बाल छिदरे और बहुत सख्त हो गए थे। चूंकि वो बहुत कम नहाता था इसलिए उसकी दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिस वजह से वो बहुत भयानक दिखता था। पर वो बिल्कुल अहानिकारक था, उससे किसी को कोई खतरा नहीं था। पिछले 15 वर्षों में उसने किसी तरह का दंगा फसाद नहीं किया था। जो पुराने मुलाजिम जो उस पागल खाने में काम करते थे वो इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें पड़ी हैं, और वो अच्छा खासा खाता पीता ज़मींदार था, जिसका अचानक एक दिन दिमाग पलट गया और उसके रिश्तेदारों ने उसे मोटी मोटी जंजीरों में बांधकर पागल खाने में भर्ती करा दिया। उसके बाद हर महीने एक बार ये लोग उससे मिलने आया करते थे, उसकी खैर खैरियत और दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक वक्त तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना भी बंद हो गया। उस सिख पागल का नाम बिशन सिंह था। उसे ना समय पता था, ना दिन पता था, उसे ना साल पता था, पर जब कभी भी उसके रिश्तेदार उससे मिलने आते थे तो अचानक से उसको आभास हो जाता था, और वो अच्छे से नहा धोकर जो कपड़े वो कभी नहीं पहनता था नए कपड़े निकलवा कर पहनता था और उनसे मिलने जाता था। जब भी उसके रिश्तेदार उससे कुछ पूछा करते थे तो वो शांति से खड़ा रहता था, कोई जवाब नहीं दिया करता था, कभी कभार बड़बड़ाकर ओपड़ी गुड़गुड़ बोल दिया करता था। उसकी एक बेटी थी जो 15 साल में बड़ी हो गई थी। जब वो छोटी थी तब भी अपने पिता को देख के रोया करती थी, और जब वो बड़ी हुई तब भी अपने पिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने बाकी पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, पर कोई भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाया, कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया। बाद में उसकी दिल की धड़कन, दिल की आवाज़ जो बताती थी कि उसके रिश्तेदार आने वाले हैं वो भी बंद हो गई। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग उससे मिलने आए जो उससे हमदर्दी रखा करते थे, उसके लिए नए कपड़े, खाने के लिए मिठाइयाँ, फल लाते थे। अगर वो उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो शायद वो बता देते, क्योंकि उसे लगता था कि वो वहीं टोबा टेक सिंह से आते हैं जहाँ पर उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक ऐसा पागल भी था जो अपने आप को खुदा कहता था। जब बिशन सिंह ने उससे पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में, तो उसने जवाब दिया कि टोबा टेक सिंह ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है, अभी तक उसने हुक्म नहीं दिया है। बिशन सिंह कई बार उससे मिन्नतें करता था कि वो हुक्म दे दे ताकि ये झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत बिजी था क्योंकि उसको बाकी हुक्म भी देने थे। एक दिन तो वो झल्ला कर उस पर बरस पड़ा, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदियाना विमंग दी वाल ऑफ दी वाहिद गुरु जी दी खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल शास्त्री अकाल। शायद वो ये कहना चाह रहा था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अगर सिखों के खुदा होते तो मेरी बात सुन लेते। बिशन सिंह का एक मुसलमान दोस्त उससे मिलने के लिए आया जो उससे पहले कभी मिलने नहीं आया था। जब बिशन सिंह उससे मिलने गया
तो उसे देखते ही पीछे हट गया। तो सिपाहियों ने उसे रोका और बताया कि ये तुम्हारा दोस्त फैजलदीन है। बिशन सिंह ने उसे देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फैजलदीन ने बिशन सिंह के कंधे पर हाथ रख के कहा, मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलने की सोच रहा था, पर फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारा परिवार सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच गया है। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, और कहते कहते वो रुक गया। बिशन सिंह बड़बड़ाया, बेटी रूप कौर? तो उसने रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक है, वो भी सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच गई है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत लेता रहूं, और अब जब तुम हिंदुस्तान जा रहे हो तो भाई बलबीर और विधावा सिंह को मेरा सलाम कहना, बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फैजलदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने बछड़ा दिया है और एक ने बछड़ी। बछड़ी 6 दिन बाद ही मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो मुझे कहना, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार हूँ और तुम्हारे लिए थोड़े से लाई के लड्डू लाया हूँ। लाई के लड्डू बिशन सिंह ने पास खड़े सिपाही को पकड़ा दिए और फैजलदीन से पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। टोबा टेक सिंह? फैजलदीन हैरत में पड़ गया और कहने लगा, हिंदुस्तान में? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में। फैजलदीन बौखला गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, ओपड़ी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदियाना विमंग दी वॉल ऑफ दी पाकिस्तान और हिंदुस्तान ऑफ दी हाय फटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंचा दी गई थीं। तबादले का दिन मुकर्रर हो चुका था। कड़ाके की सर्दी थी। जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू और सिख पागलों से भरी हुई गाड़ियां निकली तो संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। वाघा बॉर्डर पर पहुंचकर दोनों तरफ के अफसर एक दूसरे से मिले, कागजी कार्रवाई खत्म की और तबादले की प्रक्रिया शुरू की, जो लगभग रात भर चली। पागलों को गाड़ियों से निकालना और दूसरे अफसर के हवाले करना एक कठिन काम था। बहुत सारे पागल थे जो गाड़ियों से निकलने को राजी नहीं थे। अगर वो गाड़ियों से निकल भी जाते थे तो इधर से उधर भाग जाते थे। बहुत सारे पागल नंगे घूम रहे थे। अगर उनको कपड़े दिए जाते थे तो वो अपने कपड़े फाड़ देते थे। बहुत सारे पागल रो रहे थे, चीख रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, गा रहे थे। शोर शराबा इतना था कि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। पागल औरतों की चीख पुकार अलग थी। कड़ाके की ठंड इतनी थी कि दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल तबादले के हक में नहीं थे क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर क्यों फेंका जा रहा है। चंद पागल जो कुछ समझते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसकी वजह से फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ बाज मुसलमान और सिख थे जो नारे सुनकर तैश में आ गए थे। जब बिशन सिंह की बारी आई, जिसे उसके पागल खाने में टोबा टेक सिंह नाम से पहचाना जाता था, वाघा बॉर्डर के उस तरफ जब अफसर उसका नाम दर्ज करने लगे तो नाम दर्ज करते करते बिशन सिंह ने उस अफसर से पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? तो उस अफसर ने हंसकर जवाब दिया, पाकिस्तान में। जैसे ही बिशन सिंह ने सुना कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, वो उछलकर दूसरी तरफ और दौड़कर अपने बाकी साथियों के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तानी अफसरों ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर वो चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओपड़ी गुड़गुड़ एनेक्स दी बेदियाना विमंग दी वॉल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाने की कोशिश की गई कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान पहुंच गया है और अगर नहीं पहुंचा है तो उसे हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाएगा, मगर बिशन सिंह ने किसी की एक ना सुनी और अपनी सूजी टांगों के साथ एक जगह पर इस तरह खड़ा हो गया जैसे दुनिया की कोई ताकत अब उसे उस जगह से नहीं हिला सकेगी। चूंकि वो आदमी अहानिकारक था, उससे किसी को कोई खतरा नहीं था, तो अफसरों ने उसको उसी जगह उसी स्थिति में छोड़ दिया और तबादले की प्रक्रिया उसी तरह से जारी रही। सूरज निकलने से ठीक पहले का समय था, बिल्कुल शांत। बिशन सिंह के मुख से एक आसमान को चीर देने वाली चीख निकली, जिस चीख को सुनकर दोनों तरफ के अफसर भागे भागे आए और उन्होंने देखा कि जो आदमी पिछले 15 सालों से लेटा नहीं था, जिसने आराम नहीं किया था, वो उस जगह पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। उधर धारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर धारदार तारों के पीछे पाकिस्तान था, और जिस जगह का कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह वहां पड़ा था।